पार्टीज हैं वो भी अपना अपना दावा ठोक रही हैं, तो कांग्रेस ने भी 50% का दावा पहले से ही ठोक दिया है। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो कुल 48 सीटें महाराष्ट्र में हैं। 2019 की रिपोर्ट कार्ड के आधार पर अगर आप देखेंगे तो 2009 में पहले बात कर लेते हैं, 17 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। 2014 में 17 से 2 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई थी। 2019 में सिर्फ 1 सीट कांग्रेस जीत पाई थी और अब कांग्रेस 2024 में 26 सीट की डिमांड कर सकती है। रीजनल पार्टीज की बात कर लीजिए तो 2014 में कांग्रेस 2 सीटें जीती, जबकि 18 शिवसेना जीती थी, 4 सीटें यहां पर एनसीपी जीती थी। 2019 की बात करेंगे तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में सिर्फ गई थी, 18 पर काबिज रही थी शिवसेना। उस वक्त शिवसेना के 2 गुट नहीं थे। 4 सीट एनसीपी अपनी बचाने में कामयाब रही थी। ऐसे में क्या कांग्रेस के लिए ये इतना आसान होगा कि वो 2009 में जीतने के बाद अब 26 सीटों पर अपना दावा पेश कर पाए, 26 सीटें उसे मिल पाए, वो भी तब जब 23 सीटों की डिमांड पहले से ही उद्धव गुट कर चुका है। संजय राउत अपनी मंशा बता चुके हैं। उद्धव ठाकरे कांग्रेस से बात करना चाहते हैं। बार बार बातचीत की जो इंडिकेशन है वो उद्धव गुट की तरफ से दिए जा रहे हैं। सपोर्ट शरद पवार की तरफ से उद्धव ठाकरे को मिल रहा है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। तो क्या महाराष्ट्र एक सबसे मुश्किल राज्य इंडिया अलायंस के लिए साबित हो सकता है, जहां सीट बार्गेनिंग को लेकर ज्यादा माथापच्ची करने को देखी जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस भी 26 सीट की डिमांड कर रही है, जबकि 23 सीट यहां पर डिमांड कर चुके हैं संजय राउत, यानी कि उद्धव ठाकरे गुट भी डिमांड कर चुका है कि 23 सीटों पर हम अपना दावा अभी से पेश कर रहे हैं। दिनेश मौर्य मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास हम पहले चल लेते हैं। दिनेश, कल तक तो 23 का आंकड़ा सिर्फ उद्धव ठाकरे का था, अब 26 का आंकड़ा कांग्रेस का सामने आ रहा है। कैसे निकलेगा रास्ता, कैसे बीच का रास्ता निकालकर अपनी अपनी सीटें बांटी जाएंगी और संतोष करना पड़ेगा सभी पार्टियों को? देखिए, तीनों ही दलों को एक दूसरे का साथ जरूरी है, इसका एहसास है। बस कोशिश ये हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों का नंबर अपनी तरफ से बताकर एक दूसरे दल पर दबाव डाला जाए, ताकि जब एक्चुअल में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत शुरू होगी तब बार्गेनिंग जितना ज़्यादा वो कर सके, उसको लेकर जो है ये सारे नंबर्स अब इन दलों द्वारा जो है वो रखे जा रहे हैं। 23 के जवाब में 26 का आंकड़ा जो है वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही है। वहीं दूसरी तरफ ठाकरे और कांग्रेस के बीच जो तनातनी चल रही है सीटों के बंटवारे को लेकर, इन सब के बीच शरद पवार जो है वो बैकसीट पर रहकर उद्धव ठाकरे जो है उन्हें कह रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीटों के लिए बार्गेनिंग करें, कांग्रेस को जो है वो आगे आने न दे। तो ये जिस तरह से विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा, और इसीलिए अब खुद उद्धव ठाकरे ने पहल की है कि वो खुद दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाकर जो है कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करेंगे। इसके लिए उन्होंने 2 दिन तय कर रखे हैं। उद्धव ठाकरे का दिल्ली जाना एक तरह से महाराष्ट्र की सियासत में जो शिवसेना का जो काडर है, जो हमेशा से शिवसेना के जो अन्य नेता वो भी कहते हैं कि हम कभी दिल्ली के सामने झुकेंगे नहीं, लेकिन मजबूरी का आलम क्या है वो इस बात से पता चल रहा है कि जो उद्धव ठाकरे मातोश्री में बैठकर हमेशा से, जब वो बीजेपी में थे, बीजेपी के साथ थे, तब उनके नेताओं को अपने मातोश्री बुलाया करते थे, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि मातोश्री छोड़कर उन्हें दिल्ली जाना पड़ रहा है कांग्रेस से बात करने के लिए। तो ये बता रहा है स्थिति कि ये जो चुनाव है वो ठाकरे के लिए कितना मायने रखता है, कि वो जिस मातोश्री के गर्व के साथ हमेशा रहते थे, आज उसे भी जो है थोड़ा सा बगल में रखकर सीधे सीधे जाकर कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात करना चाहते हैं, क्योंकि राज्य इकाई जो है वो शिवसेना को 23 सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा शिवसेना को सिर्फ 20 सीट देने का मन यहाँ की राज्य इकाई के मन में, और यही वजह कि अब सीधे जो बड़े नेता है केसी वेणुगोपाल हो या फिर खड़गे हो या फिर राहुल गांधी, सीधे उनसे चर्चा करने का मन ठाकरे ने बनाया और इसलिए वो दिल्ली जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी रणनीति बना रही है कि शरद पवार जिस तरह से ठाकरे के साथ मिलकर कांग्रेस की सीटें कम करने की कोशिश कर रही इस पूरे सीटों के बंटवारे में, तो उसको लेकर काउंटर रणनीति बनाई जा रही है। यही वजह है कि 11 तारीख को दिल्ली कांग्रेस के आला कमान की तरफ से, अभी कम से कम उद्धव ठाकरे अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उन्हें मिल जाएं, वो अपनी ताकत का एहसास करवाना चाहते हैं और इसीलिए वो हर एक चीज करने के लिए तैयार हैं। वो कांग्रेस से बातचीत करने के लिए भी फिलहाल तैयार हैं। समीर जी, अभी महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से मैं समझूं तो क्या कांग्रेस का इतना स्ट्रांग होल्ड आपको नजर आता है? एक चीज उसके फेवर में जा रही है कि वो टूटी हुई पार्टी नहीं है, बाकी एनसीपी टूट गई, शिवसेना टूट गई। क्या यही एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस स्ट्रांग भूमिका में है और इस सिचुएशन में है कि उद्धव ठाकरे को उनके पास जाना पड़ रहा है सीटों की बात करने के लिए?
देखिए, महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस आपदा में अवसर ढूंढ रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि शरद पवार की पार्टी टूट गई है, उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी है, दोनों आपदा में है, तो हम अवसर ढूंढ लें और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े और इनको कम सीटें दें। देखिए, इन्हीं के अड़ियल, कांग्रेस के अड़ियल रुख के कारण और इसके कारण कल राजू शेट्टी ने घोषणा कर दी है कि हम शेतकरी स्वाभिमान संगठन जो इनके साथ गठबंधन में आने वाले थे, उन्होंने कल घोषणा कर दी है कि हम 5 सीटों पर या 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, हम गठबंधन में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसके पहले प्रकाश अंबेडकर वंचित बहुजन अघाड़ी ने भी कहा था कि भाई हम 4 दल हैं, चारों सीट मिलकर 12-12 सीटें बांट लेते हैं, जो भी व्यवहारिक नहीं था। मुझे लगता है इसमें भी प्रकाश अंबेडकर ज्यादा सीटें की डिमांड कर रहे थे। अब देखिए होने क्या वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस भी इस बात को जानती है, उद्धव ठाकरे भी जानते हैं और शरद पवार भी जानते हैं कि हमें मिलकर लड़ना जरूरी है, अन्यथा एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के ये मिलकर 48 में से 42 सीटें जीतने की स्थिति में आ जाएंगे अगर हम मिलकर चुनाव नहीं लड़ते। तो मजबूरी तीनों की, और तीनों जानते कि बिना गठबंधन के काम नहीं चलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अंतिम समय में ये दोनों शिवसेना और कांग्रेस 18-18 सीटों पर लड़ेंगे। बाकी बची हुई 12 सीटें ये राष्ट्रवादी कांग्रेस, वंचित बहुजन अघाड़ी और अन्य छोटे दलों को दे देंगे कि आप इसके अंदर अपने आप को एडजस्ट कीजिए। यह तय है कि कांग्रेस 20 सीटों पे जो मांग कर रही है, शिवसेना उस पर कभी तैयार नहीं होगी, और शिवसेना जो 23 सीटों की मांग कर रही है उसके ऊपर कांग्रेस कभी तैयार नहीं होगी। मुझे लग रहा है जो 18 सीटें जीती हुई थी शिवसेना की, वो 18 सीटें दी जाएगी। इसके अलावा सबसे बड़ा समस्या इनके बीच जो आ रहा है वह बंबई की सीटों पर आ रहा है। बंबई से 6 लोकसभा सीटें आती है, 3 बीजेपी के पास है, 3 शिवसेना के पास है। कांग्रेस चाहती है कि इन 3 लोकसभा सीटों में से 1 लोकसभा सीटें हमें दी जाए, जिसके लिए उद्धव ठाकरे तैयार नहीं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि बंबई की सीटें जो 3 हमने जीती है वो तो हम 3 लड़ेंगे ही, इसके अलावा 3 जिस पे शिवसेना, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उन 3 सीटों पर भी हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, क्योंकि बंबई में हमारा संगठन बहुत मजबूत है, शाखा प्रमुख है, शिवसेना बंबई के कारण जाती है। तो बंबई की 6 सीटें पूरी उद्धव ठाकरे लेना चाहते हैं, कांग्रेस जिसके लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का कहना है कि बंबई की 6 सीटों में से भी कम 2 सीटें हमें दी जाए, हमारा वहां जमीनी स्तर पर काम है और हमारा संगठन मजबूत है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल इनके बीच में काफी मतभेद है सीटों को लेकर, लेकिन आखिरी के अंदर ये 18-18 सीटों के ऊपर सहमत हो जाएंगे और 12 सीटें ये शरद पवार और अन्य छोटे दलों के लिए छोड़ेंगे। अब इसमें कितनी सहमति बनती है मुझे लग रहा है उसके बाद ये तय होगा, लेकिन ये बात तय है कि इन्हें अगर महाराष्ट्र में जीतना है तो इन्हें प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी को भी लेना पड़ेगा। पिछली बार उन्होंने इसको छोड़ दिया, जिसके कारण 6 सीटें कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस हार गए थे। ऐसी स्थिति में ये अपने छोटे दलों को कैसे साथ में लेते हैं, कैसे शरद पवार उसमें एडजस्ट होते हैं, शिवसेना और कांग्रेस कहां पर सहमत होते हैं, ये देखना होगा। लेकिन यह तय है कि इनके बीच गठबंधन जरूर होगा, क्योंकि ये तीनों के लिए मजबूरी है। तीनों जानते हैं कि अस्तित्व की लड़ाई है और उसके तुरंत बाद उनको विधानसभा चुनाव में जाना है। अगर लोकसभा में गठबंधन नहीं होता है तो यह तय है कि विधानसभा चुनाव में भी इनके बीच गठबंधन नहीं हो पाएगा और ये सत्ता में नहीं आ पाएंगे। आना है, इसीलिए एक दूसरे के ऊपर दबाव भी बनाया जा रहा है। 23 और 26 का आंकड़ा दिया जा रहा है, कुल मिलाकर 49 सीटें होती हैं और कुल टोटल महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। राहुल जी, क्या बीच का रास्ता निकल सकता है, या उद्धव ठाकरे के लिहाज से मैं समझूं तो उनके सामने क्या मजबूरी है कि जो मातोश्री से नहीं निकला करते थे वो दिल्ली जाने को तैयार हैं, बात करने को तैयार हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर से? देखिए, उद्धव ठाकरे के सामने तो मजबूरी हमें समझ आती है, क्योंकि उनका जो संगठन है वो टूट चुका है और ऐसे में उनके सामने ये मजबूरी है कि वो प्रूव करें कि जो उनका संगठन है उसी के साथ जो शिवसेना के सारे जो कार्यकर्ता हैं वो उन्हीं के साथ जो हैं उन्हीं के समर्थक हैं। तो ये मजबूरी तो समझ आती है, लेकिन हाँ, ये जैसे मेरे सहयोगी बोल रहे थे कि कांग्रेस और शिवसेना को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय अगर सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कांग्रेस और विपक्षी दलों के गठबंधन की है तो वो महाराष्ट्र में दिखाई देती है। महाराष्ट्र में ये जो गठबंधन है बहुत अच्छा कर सकता है अगर ये सीटों का बंटवारा ठीक कर लें। एक तो वहाँ पर बहुत सारी पार्टियाँ जैसे शिवसेना है, एनसीपी है, ये इनमें टूट हो चुकी है। दूसरी तरफ वहाँ पे इस तरह मराठा वर्सेस ओबीसी जैसे मुद्दे जो हैं वो इस वक्त हावी हैं। अगर ये मुद्दे जो है बीजेपी और जो वहाँ पे सरकार है उसको सुलझा जल्दी नहीं पाती है तो लोकसभा चुनावों में भी इसका असर आपको दिखाई देगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि शिवसेना, जिसका माना जाता है उद्धव ठाकरे का जो गुट है शिवसेना का, ये माना जाता है कि अभी भी शिवसैनिक जो हैं, जो उनका जो काडर है उसका समर्थन अभी भी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के साथ काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में अगर ये ठीक से गठबंधन या ठीक से सीट शेयरिंग जो है वो महाराष्ट्र में हो जाती है तो अच्छी खासी चुनौती जो है बीजेपी और घटक दलों को वहां मिलेगी। अगर बेस्ट फॉर्मूले की बात करें तो क्या आरती जी बेस्ट फॉर्मूला महाराष्ट्र में हो सकता है इस इंडिया अलायंस के लिए? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि बेस्ट फॉर्मूला निकल के आएगा, क्योंकि इसमें छोटी छोटी पार्टियों को इनफैक्ट मेरे
ख्याल से वो बिल्कुल मार्जिनलाइज हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी और उनको सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एनसीपी को खासकर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वो टूट चुके हैं और अंत में अगर लॉजिकली भी देखा जाए, एनसीपी निकली कांग्रेस से थी और अब वो टूट टूट के क्या बची है, एक शरद पवार जी का जो फाइनेंशियल उनके पास वेट है, लेकिन उसके अलावा लोकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे कितना समर्थन है उनके पास, वो बहुत मुश्किल है कहना। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि कांग्रेस के लिए इस वक्त जो है, समीर जी ने कहा अस्तित्व की लड़ाई, सबसे बड़ी जो अस्तित्व की लड़ाई है महाराष्ट्र में वो शिवसेना के लिए है और उसके बाद कांग्रेस के लिए नेशनल लेवल पे है। ये हमें बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि कांग्रेस वो देख रही है कि जो छोटे छोटे गुट थे, रीजनल ग्रुप्स थे, वो टूट रहे हैं, वो टूट चुके हैं, बहुत कमज़ोर हो चुके हैं और उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है जिसकी वजह से वो कांग्रेस जो है हर स्टेट में अपना एक रिवाइवल प्लान रख सकती है। महाराष्ट्र में मुझे लगता है वो पूरा दबाव रखेंगे कि छोटे ग्रुप्स को मार्जिनलाइज करने की। हाँ, शिवसेना के सामने मुझे लगता है उनका कांग्रेस और शिवसेना का सबसे बड़ा दावा रहेगा सीट्स को लेकर और सीट शेयर को लेकर। मुझे लगता है इन द एंड अगर हम कहें, आपने पूछा आइडियल फार्मूला, आइडियल फार्मूला कहीं पे भी नहीं होगा। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अनबन रहेगी, स्ट्रगल रहेगा, इतना आसान भी नहीं है कि ये इंडिया अलायंस चले। इंडिया अलायंस के टूटने के ज़्यादा खतरे हैं बजाय कि वो एक आइडियल फार्मूला से निकल के। ये आइडियल फार्मूला महाराष्ट्र में बने न बने, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मुश्किल हो सकती है इस इंडिया अलायंस के लिए। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं और इन सीटों पर जो कांग्रेस दावेदारी पेश कर रही है वो 2009 के अपने रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक पेश कर रही है। 2009 में 42 में से 6 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। 2014 में ये सीटें कम हुई, 4 सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब रही। 2019 में और कम हो गई, यानी कांग्रेस का जो ग्राफ है 2009 से लेकर 2019 तक वो गिरता रहा। सिर्फ 2 सीटें 2019 में कांग्रेस जीतने में कामयाब रही। अब 2024 आते आते 5 सीटों की डिमांड कर रही है इस इंडिया अलायंस में कांग्रेस। पश्चिम बंगाल में अगर आप स्थानीय राजनीतिक दल यानी अगर आप टीएमसी की बात करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से है। 2014 में 4 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 34 सीटें टीएमसी ने जीती थी। 2019 में कांग्रेस लुढ़की सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। 34 सीटों से टीएमसी को भी नुकसान हुआ। 22 सीटें यहां पर टीएमसी ने जीती, लेकिन फिर भी बड़ा राजनीतिक दल बनकर टीएमसी बंगाल में उभरती है। और यहां सीट शेयरिंग कितनी मुश्किल है कांग्रेस और टीएमसी के बीच में, प्लस आपको लेफ्ट को भी लेकर चलना है। लेफ्ट को लेकर अपनी नाराजगी ममता बनर्जी पहले ही जता चुकी हैं, वो नेताओं के बयानों से भी सामने आ रहा है। कल सीट शेयरिंग पर अधीर रंजन ने ममता बनर्जी को खुली चुनौती दी। कहा जो 2 सीट का ऑफर ममता कांग्रेस को दे रही हैं वहां हम पहले से ताकतवर हैं। सबको पता चला, पहले से ये कह रहे हैं कि बंगाल में हम 2 सीट देंगे और वो 2 सीटें जहां हमारे जीत पहले भी हो चुके हैं और 2 सीटें जहां कांग्रेस एमपी है, तो हमें क्या नया चीज देते हैं। और ये 2 सीटें हम जीते थे ममता बनर्जी को और बीजेपी को हराकर, तो क्या दया करेंगे हमें? क्या दया करेगी ममता बनर्जी? उनकी दया को कौन भरोसा करती है? अगर बचने के लिए उनको कांग्रेस की जरूरत होती है। तो टीएमसी को कांग्रेस की जरूरत है, ये अधीर रंजन कह रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में राहुल जी कोई रास्ता निकल पाएगा टीएमसी और कांग्रेस के बीच में? देखिए, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का कोई बहुत ज़्यादा आधार बचा नहीं है। टीएमसी और जो मुझे लगता है इस वक्त मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के भीतर होगा और जो टीएमसी के भीतर इस वक्त चल रहा है वो भी बड़ा रोचक है। टीएमसी में ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू जनरेशन जो इस वक्त स्ट्रगल चल रही है, जिस तरह के बयान उनके ओल्ड गार्ड की तरफ से और अभिषेक बनर्जी की तरफ के गुट की तरफ से आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी देखना होगा कि वो किस तरह से इसे साधते हैं। क्योंकि बीजेपी का जिस तरह से इनरोड्स बीजेपी ने बनाई है पिछले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, मुझे लगता है कि ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बीजेपी के लिए है। जो उन्होंने एक लक्ष्य साधा है
400 सीटों का, उसमें पश्चिम बंगाल जो है वो एक बड़ा जो है जगह है जहां पर उनको सीटों काफ़ी सारी सीटें जो है मिल सकती हैं। और मुझे लगता है कि बीजेपी उसी ओर जा रही होगी। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि जो उनकी ज़मीन पे ताकत है वो कितनी है, जबकि टीएमसी जो है वो ज़मीनी स्तर पे बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, उसका काडर दिखाई देता है, बीजेपी का काडर दिखाई देता है, बीजेपी की तरफ लोग झुके हुए दिखाई देते हैं जब आप बात करते हैं पश्चिम बंगाल में। तो मुझे लगता है वहाँ पे एक बहुत ही पोलराइज्ड इलेक्शन इस बार होने जा रहा है, जिसमें ध्रुवीकरण होगा और ऐसे में मुझे लगता है टीएमसी और बीजेपी के बीच ही मुकाबला होगा। ऐसे में टीएमसी जो है वो सही कर रही है अगर वो ये कह रही है कि हमें जो है मैक्सिमम सीटें हमारे पास रहनी चाहिए। 2 सीटें ऑफर टीएमसी की तरफ से कांग्रेस को की जा रही हैं और कांग्रेस इसके बदले में 5 सीटें मांग रही है। अधीर रंजन कह रहे हैं टीएमसी को कांग्रेस की जरूरत है, हमें टीएमसी की जरूरत नहीं है। क्या ऐसी सिचुएशन नजर आती है समीर जी? देखिए, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस 5 सीटें मांग रही है तो ममता बनर्जी शहर से दे देगी। ममता बनर्जी कह देगी मैं आपको 5 सीटें देती हूँ, उसमें आप लेफ्ट को भी एडजस्ट कर लीजिए, उनके लिए अलग से सीटें नहीं दूंगी, आप और लेफ्ट दोनों आपस में सीटें बांट लीजिए, किसको कितने पर लड़ना है। देखिए, ममता बनर्जी बंगाल के अंदर एक बड़ी ताकत है। ममता बनर्जी 2 विधानसभा चुनाव में के अंदर बता दिया, ये पिछले लोकसभा चुनाव में बताया, और उसके बाद जब आसनसोल से बाबुल सुप्रियो ने लोकसभा से इस्तीफा दिया, वहां से जब शत्रु सिन्हा लड़े टीएमसी से, जो जिनके ऊपर बाहरी का आरोप लगा, उसके बाद भी उन्होंने वह सीट टीएमसी के लिए जीती, तो भारतीय जनता पार्टी की एक लोकसभा की सीट बंगाल के अंदर कम हुई। तो मुझे लग रहा है कि टीएमसी को वहां कम आंकना न भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद रहेगा न कांग्रेस के लिए। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि हमारा मुकाबला ममता बनर्जी से ही होने वाला है। कांग्रेस अपनी व्यवहारिकता नहीं समझ पा रही है। वहां पर अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी के बीच जो 36 का आंकड़ा है, उसके कारण सीटों का बंटवारा बहुत मुश्किल होने वाला है। अधीर रंजन चौधरी चाहते हैं कि ममता बनर्जी को मैं दबा दूं और कम से कम 6 से 7 सीटें हम कांग्रेस के लिए ले रहे हैं। ममता बनर्जी ये चाहती है कि इस बार कांग्रेस से कोई भी जीते, अधीर रंजन चौधरी चुनाव नहीं जीतना चाहिए। उन्होंने अपने कैडर को बोल दिया है कि अधीर रंजन चौधरी इस बार बंगाल से चुनाव जीतकर नहीं जाए, भले ही गठबंधन में हम चुनाव लड़े। तो मुझे लग रहा है अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी की जो पर्सनल लड़ाई वहां पर बंगाल में जो चल रही है, वो दोनों पार्टियों के लिए मुश्किल बन रही है गठबंधन के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस आखिर में व्यवहारिक रुख अख्तियार करेगी कि कांग्रेस की बहुत ज्यादा बंगाल के अंदर हैसियत नहीं है। हाँ। आप अगर देखो तो बंगाल और लेफ्ट को मिलाकर 70 लाख वोट मिले थे, 35 से 38 लाख कांग्रेस को मिले थे और 32-35 लाख लेफ्ट को मिले थे। तो 70 लाख वोट की अहमियत भी ममता बनर्जी जानती है कि 70 लाख वोट छोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि लेफ्ट का एक बड़ा वोट बैंक जो था वो भारतीय जनता पार्टी ले जा चुकी है। इसी कारण 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 16 लोकसभा सीटों का फायदा हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी भी भारतीय जनता पार्टी को जो 18 सीटें मिली थी पिछली बार, उससे डरी हुई है। उन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी मोदी की आंधी में, और जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी लगातार बंगाल पे फोकस कर रहे हैं, अमित शाह दौरा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, कहीं ऐसा ना हो कि ध्रुवीकरण हो जाए और 2 वोट एक हिंदू बनाम मुस्लिम वोट हो जाए और इसका नुकसान मुझे भुगतना पड़े। और ऐसी स्थिति से बचने के लिए ममता बनर्जी कांग्रेस से गठबंधन जरूर करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि 4 से 5 सीटों के अंदर यह समझौता होगा। किसी भी स्थिति में ममता बनर्जी कांग्रेस को 10 सीटें बंगाल के अंदर नहीं देगी, यह तय है। आरती जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, 5 सीटें बहुत ज्यादा नहीं है। मुझे लगता है कांग्रेस अगर 5 सीटें मांग रही है टीएमसी से तो टीएमसी को दे देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी, ये बिल्कुल सच है कि बंगाल में टीएमसी एक बहुत बड़ा फोर्स है और ममता बनर्जी बहुत बड़ी पॉपुलर लीडर है। लेकिन लोकसभा का इलेक्शन थोड़ा अलग होता है स्टेट असेंबली इलेक्शन से, और कांग्रेस, जो कि मैं रिपीटेडली कह रही हूँ, वो अपने आप को एक नेशनल लेवल पे प्रूव कर चुकी है। उनको दोबारा से प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बेशक वो लगातार, जब से राहुल गांधी जी ने नेतृत्व किया है कांग्रेस पार्टी का, वो लगातार डूब रही है। लेकिन फिर भी नेशनल लेवल पे ना तो टीएमसी, ना तो एनसीपी, ना तो जेडीयू, ना तो आरजेडी, कोई भी रीजनल पार्टी जो है वो नेशनल लेवल पे आ ही नहीं सकती है। किसी भी सिचुएशन में अगर मतलब बहुत कोई ऐसी सिचुएशन निकल आए कि इंडिया अलायंस को ऐसा मौका मिले सरकार बनाने का, जो कि वैसे बहुत बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीजेपी के नंबर्स बहुत अच्छे हैं और ओवरऑल बीजेपी एक अच्छी पोजीशन में इस वक्त। 5 सीटों की डिमांड अगर कांग्रेस ने की है तो बहुत ज्यादा डिमांड कांग्रेस बंगाल में नहीं कर रही है। तो बंगाल हो चाहे बिहार हो, यूपी हो चाहे महाराष्ट्र हो, कैसे निकलेगा फॉर्मूला, यह भी बड़ा विषय इंडिया अलायंस के सामने बना हुआ है। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी मिशन 4